चेन ऑफ कस्टडी, हिरासत की श्रृंखला। क्या बताएंगे हम आपको? चेन ऑफ कस्टडी, हिरासत की श्रृंखला। उचित अभिरक्षा का अर्थ है कि रिकॉर्ड को उचित पहुंच, नियंत्रण और ऑडिट ट्रेल्स के साथ सुरक्षित और विश्वसनीय प्रणाली में बनाए रखा गया था। जो हिरासत श्रृंखला है उसका मतलब होता है उचित अभिरक्षा। ऐसी अभिरक्षा जिससे एविडेंस की पवित्रता बनी रहती है, उसकी अखंडता में कोई उसमें किसी प्रकार की ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती है कि एडिटिंग, टेम्परिंग या इस प्रकार के आरोप लगे कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो उचित अभिरक्षा का मतलब यह होता है कि इस प्रकार से रिकॉर्ड को रखना, क्या करना? इस प्रकार से रिकॉर्ड को रखना ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। उचित अभिरक्षा का अर्थ है कि रिकॉर्ड को उचित पहुंच, नियंत्रण, मतलब उचित और पहुंच, नियंत्रण और ऑडिट ट्रेल्स के साथ सुरक्षित और विश्वसनीय प्रणाली में बनाए रखा जाना चाहिए, रखा गया था। भारतीय साक्ष्य नियम BSA द्वारा धारा 80 और 81 का स्पष्टीकरण। भारतीय साक्ष्य नियम में धारा 80 और 81 का स्पष्टीकरण दिया गया है कि दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को उचित अभिरक्षा में कहा जाता है यदि वे उस स्थान पर हों, यदि वे उस स्थान पर हों तथा उस व्यक्ति द्वारा देखे जा रहे हों जिसके पास ऐसे दस्तावेज को रखा जाना अपेक्षित है। मतलब वो जो कस्टडी ऑफ चैन ऑफ कस्टडी है, चैन ऑफ कस्टडी के दौरान जो एविडेंस है वो ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए या जो उसके लिए अपेक्षित है कि उस और वो देख सकता है उसके पास होने चाहिए। उस व्यक्ति द्वारा देखे जा रहे हो यदि वे उस स्थान पर हों तथा उस व्यक्ति के द्वारा देखे जा रहे हैं जिसके पास ऐसे दस्तावेज को रखा जाना अपेक्षित है किंतु कोई अभिरक्षा अनुचित नहीं है। यदि यह साबित हो जाए कि उसका वैध उद्गम हुआ है या यदि विशेष मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि ऐसे उद्गम की संभावना है। तो साथ ही इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होनी चाहिए, उसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए, साथ ही उस स्थान पर हो जिस स्थान पर रखा जाना चाहिए और उस व्यक्ति के द्वारा देखा जाना चाहिए जो उसके लिए अपेक्षित है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की कस्टडी की चेन अनिवार्य है। जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जो कस्टडी की चेन है वो बहुत अनिवार्य है। जब्त किए गए डिजिटल साक्ष्य की सत्यनिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए एकत्र किए गए डिजिटल साक्ष्य की हैशिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए। जो भी डाटा एकत्रित किया जाता है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी कस्टडी यानी चेन मेंटेन करना। और उसके लिए क्या जरूरी है? उस डिजिटल साक्ष्य की हैशिंग यानी हैश वैल्यू फाइंड करना। गवाहों के सामने पैक और सील किए जाने के बाद प्रत्येक पैकेज के लिए कस्टडी की चेन का स्पष्ट रिकॉर्ड लिखित रूप में रखा जाना चाहिए जब तक कि इसे फॉरेंसिक जांच के लिए CFSL को नहीं सौंप दिया जाता है। लो साथियों, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात आ गई कि फॉरेंसिक जांच के लिए CFSL को भी भेजना है और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हैश वैल्यू निकालना है, पंचों के सामने सील पैक करना है, जब्त करना है, सारी प्रोसीडिंग पंचों के सामने करनी है। पैकेज को समान रूप से बिना किसी अनावश्यक देरी के CFSL को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? भेजा जाना चाहिए फॉरेंसिक जांच के लिए। अब हिरासत की श्रृंखला का दस्तावेजीकरण कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट द चेन ऑफ कस्टडी कैसे करेंगे? तो साथियों ये हम आपको बता देते हैं कैसे करेंगे। साक्ष्य को अपने कब्जे में लेने वाले, सबसे पहले साक्ष्य को अपने कब्जे में लेने वाले या परिवहन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर, जो भी उसको लेकर के जा रहा है उसका नाम और डिटेल पूरी लिखी जाएगी। ये डॉक्यूमेंट शामिल किया जाएगा, किस तारीख को स्थानांतरण किया गया था और साक्ष्य का लेवल या क्रम संख्या क्या है ये पूरा उल्लेखित किया जाएगा। तो साथियों ये हिरासत की श्रृंखला का दस्तावेजीकरण हो गया। अब हम आपको बताएंगे कस्टडी फॉर्म की श्रृंखला, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन कैसे होगी, उसमें कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, किस प्रकार की प्रोसीडिंग होती है वो हम आपको बताएंगे। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी डिटेल फॉर्म में भरी जाएगी। सबसे पहला है केस डिटेल। जो कस्टडी फॉर्म की श्रृंखला है उसमें सबसे पहले केस विवरण। उस फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? पहले FIR नंबर। FIR नंबर क्या था? पहले हमें केस का विवरण डालना है। FIR नंबर क्या है? पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, किस पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है या किस पुलिस स्टेशन में मामला है, ये सारी चीजें लिखी जाएंगी। आयु का नाम, तारीख जब्ती, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका नाम,
कब जब्ती की गई वो पूरा डिटेल में लिखा जाएगा, जब्ती का समय लिखा जाएगा और जब्ती का स्थान लिखा जाएगा। साथियों फिर से समझिए, इस केस विवरण से संबंधित जब भी कोई जब्ती डिजिटल एविडेंस की जब्ती की जाएगी तो चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म है, उसमें सबसे पहले केस का विवरण में पहले क्या लिखा जाएगा, एफआईआर नंबर, पुलिस स्टेशन का नाम, फिर तीसरे कॉलम में रहेगा आयु का नाम, फिर रहेगा जब्ती का समय, फिर रहेगा जब्ती की तारीख और जब्ती का समय और जगह। फिर से समझिए, एफआईआर नंबर, पुलिस स्टेशन का नाम, आयु का नाम, तारीख, किस तारीख को जब्ती की गई, समय और स्थान, इस प्रकार से लिखा जाएगा। डिटेल इस प्रकार से डिटेल लिखा जाएगा। अब इसके बाद डिवाइस का भी विवरण है, ये तो हो गया केस का विवरण। डिवाइस का विवरण क्या रहेगा, मध्य संख्या, उपकरण का प्रकार, क्या रहेगा, मध्य संख्या, उपकरण का प्रकार, बनाना, नमूना, डिवाइस सीरियल नंबर, विवरण, टिप्पणियां, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। क्या क्या रहेंगी, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी जो हमने आपको बताई हैं। सबसे पहले क्या रहेगा, मध्य संख्या, फिर उसके बाद उपकरण का प्रकार, फिर उसके बाद बनाना, नमूना, ये सारी चीजें, और डिवाइस सीरियल नंबर, विवरण, टिप्पणियां, ये सारी की सारी उसमें रहेंगी जो कि आपको कंप्लीट करके रखना है, यानी भरना है उस फॉर्म में, भरना जरूरी है। क्या करना है, भरना जरूरी है। इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है, जो फॉर्म बताया गया उस फॉर्म में स्पष्ट रूप से दिया गया कि वो भरना ही है। आइटम नंबर, डिवाइस टाइप, मेक, कब बना, मॉडल, डिवाइस सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, रिमार्क्स, ये सारी चीजें आपको डिवाइस डिटेल की भरनी है। उसके बाद है कस्टडी दस्तावेजीकरण की श्रृंखला, उसमें जो डॉक्यूमेंट है उनकी डिटेल, आइटम नंबर, रिसीव्ड फ्रॉम, रिसीव्ड बाय, रीजन, डेट एंड टाइम, साइन ऑफ रिसीवर एंड रिमार्क्स, ये चीजें इसमें लिखी जाएंगी। तो साथियों ये हो गया कस्टडी फॉर्म, चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म हमने आपको बता दिया। अब साथियों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो फॉर्म है वो फॉर्म कैसा रहेगा। जो 63B, जो 65B था, अब वो 63 सब क्लॉज 4C हो गया है। तो सर्टिफिकेट कैसा रहेगा, किस प्रकार से कैसे क्या लिखना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। उस फॉर्म की डिटेल भी बताएंगे, कैसे फॉर्म भरा जाएगा वो भी हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे भाग नंबर 9 को देखना ना भूलें। क्योंकि उसमें हम बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं, वो भी प्रमाण पत्र, भारतीय साक्षर अधिनियम में प्रमाण पत्र, जो कि पहले 65B का प्रमाण पत्र था, अब भारतीय साक्षर अधिनियम का प्रमाण पत्र है, जो कि एसओपी में दिया गया है। एसओपी के दिए अनुसार फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। क्योंकि ये भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो साथियों एक बार फिर से हम आपसे कह रहे हैं कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।